बताइए, पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए भाग 4 में किस चीज का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग की बात कर रहे हैं, आर्टिकल की नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51। बताओ नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा है? क्या एक बैंक का चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बताओ अगर किसी भी प्रकार के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन किया जाता है तो आप किस न्यायालय में जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ना। न्यायालय में से गारंटी नहीं दी गई, न्यायालय में संरक्षण नहीं प्राप्त है। और फिर आर्टिकल पढ़ाए थे आपको, बताइए आर्टिकल नंबर 36 में क्या है? परिभाषा। और आर्टिकल नंबर 37 में क्या है? डीपीएसपी को न्यायालय में संरक्षण नहीं प्राप्त है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, संरक्षण नहीं प्राप्त है। ठीक है, सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। वाद योग्य नहीं है और संरक्षण नहीं प्राप्त है या गारंटी नहीं दी गई है। ओके, आर्टिकल नंबर 38 में क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। उसके बाद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब अगर कोई महिला कोई काम कर रही है और पुरुष भी वही काम करता है तो दोनों को सेम वेतन दिया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ाए थे 39 का समान न्याय निःशुल्क। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, और इसे जोड़ा गया होगा। मूल संविधान में तो था नहीं, तो इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई संविधान हुआ होगा और संशोधन हुआ होगा। तो लिख लीजिएगा इसको, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो कहीं पर भी का और खा दिखे, इसका मतलब है कि इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां। और 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान। जो सीपीओ का पेपर हो रहा है ना, सेंट्रल पुलिस अफसर दिल्ली पुलिस, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए लघु संविधान किसे कहते हैं। और उसमें संविधान संशोधन दिया था 44वां, 42वां, 86वां, 84वां। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं ना। इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल नंबर 40 पढ़ाया। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, और इसके बारे में ये पंचायतों का गठन। तो आई थिंक आपको 36 से लेकर 39 का तक याद ही होगा। 36 में राज्य की परिभाषा याद करने का बेहतरीन तरीका भी बताए हैं ना। 37 वाद योग्य नहीं है, संरक्षण नहीं प्राप्त है। 38 आड़ा, इसमें आ रहा ना आड़ा 38, और कल्याण इसमें भी आड़ा आ रहा है। तो 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और 39 बोले हैं। इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये दोनों समान हो गया। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट हमें याद रखना है। अब कौन कौन से पॉइंट हैं? इसको ऊपर वाला इरेज कर दे कि नहीं? कल तो इसको लिखाए थे ना, ऊपर वाला इरेज करते हैं। आर्टिकल 40 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल 40, और इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। देखो, जब आर्टिकल 40 जोड़ा गया था ना, तो ये कंपलसरी नहीं था कि हर राज्य में ग्राम पंचायत हो ही, कहीं पर नहीं था, मतलब किसी भी राज्य में नहीं था।
तो जिसका मन होता था वो लागू करता था, जिसका मन होता था वो लागू नहीं करता था। क्यों? क्योंकि भाई नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ाया गया तो ये बात साफ साफ बोली गई थी कि सरकार का मन होगा तो इसे लागू कर सकती है और मन होगा तो नहीं लागू करेगी। आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार के लिए होता है। समझ गया ना? तो ग्राम पंचायत को कहीं पर लागू नहीं किया गया था, बस आर्टिकल में ऐसे बैठा दिए। बेचारा सोच रहा था कि हमको कहीं लागू तो कराओ भाई, कोई राज्य ऐसा हो जो हमको लागू कराए। तो कोई राज्य लागू नहीं कराया था। पहला लागू करने वाला राज्य राजस्थान। पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। और यहाँ का जिला कौन सा था? नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था हुई। यहाँ पर प्रधान जी बने। ठीक है, तो इसे कब लागू किया गया था? कब? अब आपको मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत वाली जो व्यवस्था है ये महात्मा गांधी से प्रेरित थी। तो महात्मा गांधी से प्रेरित थी तो महात्मा गांधी को खुश भी करना है, तो महात्मा गांधी के बर्थडे पर ही से लागू किया गया। जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे हुआ था तो 2 अक्टूबर, अभी ये नहीं 1869 कर दो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, क्योंकि भाई सन तो नहीं ला सकते हैं लेकिन डेट जरूर ला सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और यहाँ का जिला था नागौर। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। याद करने का तरीका ये होगा कि महात्मा गांधी की स्तुति पर इसे जोड़ा गया था, इसीलिए महात्मा गांधी के बर्थडे पर ही इसे लागू किया गया। तो ये जो ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था है ये महात्मा गांधी के विचार से है। महात्मा, या एम शॉर्टकट में लिखते हैं, एम के गांधी की स्तुति में जोड़ा गया। ठीक है, स्तुति में जोड़ने का मतलब है गांधीवाद की विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है? गांधीवादी विचारधारा। 3 प्रकार की विचारधारा है और इसमें से ये आर्टिकल नंबर 40 गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है गांधीवादी विचारधारा। समझ गए ना? तो महात्मा गांधी की स्तुति में जोड़ा गया, तो महात्मा गांधी के बर्थडे पर इसे पहली बार शुरू किया गया राजस्थान में। अब देखो, जब राजस्थान में लागू किया गया तो और कोई राज्य लागू नहीं कर रहा था तब भी, क्योंकि राजस्थान ने चाहा कि हम लागू कर दें तो कर दिया। कोई कंपलसरी तो नहीं था। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि देखो कोचिंग पढ़ाएंगे सबको, ये नहीं बताया कि टाइम कितने बजे आना है, तो जो जितने बजे आएगा उसको उतने बजे पढ़ा देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई टाइम कोचिंग पढ़ाएंगे, कोई टाइम ही नहीं बताया। तो यहाँ पर लागू तो कर दिया गया, लेकिन और राज्य लागू नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई उनके मन पर डिपेंड करता था। मन होगा लागू करेंगे, मन होगा लागू नहीं करेंगे। तो इसमें संविधान संशोधन किया गया और इसे संवैधानिकता कंपलसरी कर दिया गया। कहा गया कि जहाँ जहाँ गांव है हर जगह ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था लागू होगी। समझ गए कि नहीं? तो इसमें क्या किया गया? संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। इसे संवैधानिकता का दर्जा दिया गया और इसे जोड़ दिया गया आर्टिकल नंबर 243 के का में। का ऐसे बहुत सारा आर्टिकल जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से पहले राज्य सरकार के मन पर निर्भर करता था कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था लागू करते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे संवैधानिकता का दर्जा दिया गया, इसे पावरफुल बना दिया गया और हर राज्य के लिए कंपलसरी कर दिया गया। जहाँ जिस राज्य में अगर गांव होगा तो वहाँ पर ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था लागू होगी और जरूर होगी। समझ गए ना? तो किस संविधान संशोधन के बाद? 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के बाद हर राज्य ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था लागू करने लगा। समझ गए ना? क्योंकि कंपलसरी कर दिया गया। जैसे आप पेपर देखते होंगे
तो लिखा रहता ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये नहीं कि कोई छोड़ दो, सब प्रश्न हल करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर भी बोल दिया गया कि हर राज्य को ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था लागू करना अनिवार्य है, हर राज्य लागू करेगा। अब ये राज्य सरकार के मन पर नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। तो ये अब संवैधानिकता का दर्जा इसे दे दिया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को कर्नाटक ने इसे लागू किया। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिए। दो तरीके के कौन से क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए, बताइए ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त या संवैधानिकता का दर्जा दिए जाने के बाद ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। समझ गया ना, ये बिना कंपलसरी हुए ही लागू कराया था और एक कंपलसरी होने के बाद पहली बार किसने लागू किया? कर्नाटक ने लागू किया। समझ गए ना। अब इसमें कई प्रकार कई स्तर के ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसे द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, द्विस्तरीय, एक होता है त्रिस्तरीय, और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय भी होता है, त्रिस्तरीय। ठीक है, द्विस्तरीय लागू किया गया बलवंत मेहता समिति द्वारा। ठीक है, बलवंत मेहता समिति द्वारा। और त्रिस्तरीय अशोक राय मेहता समिति। समझ गए ना। ये 1957 में इन्होंने सिफारिश किया था, 20 साल बाद इसकी सिफारिश हुई 1977। देखो, जैसे ही द्विस्तरीय ग्राम पंचायत की सिफारिश की गई थी ना, उसके 2 साल बाद देखो 57 के 2 साल बाद क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा ना। तो 59 में ही लागू किया गया था। तो अभी वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र में जो चलती हैं ग्राम पंचायतें, वो 3 स्तर की होती हैं। जानते हैं कि नहीं आप लोग कौन कौन सी हैं? बताइए। तो गांव लेवल पे 3 स्तर की पंचायतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बीडीसी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, और अगर ये तो मतलब रूरल एरिया का है, रूरल मतलब समझते हैं, ग्रामीण एरिया का है, ग्रामीण एरिया। लेकिन वही अर्बन एरिया अगर होगा, अर्बन का मतलब शहरी एरिया, जैसे हम लोगों का क्षेत्र शहरी में आता है, तो यहाँ पर भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका, और तीसरा होता है नगर निगम। देखो, ये रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे पहले हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में आता था ना, तो हम लोगों के यहाँ प्रधान जी हुआ करते थे। अब हम लोगों का क्षेत्र जो है वो अर्बन एरिया में आ गया। अर्बन का मतलब शहरी एरिया में आ गया है, समझे कि नहीं। तो जब शहरी एरिया में आ गया है, तो शहरी एरिया में भी 3 प्रकार की पंचायतें होती हैं। क्योंकि हम लोग नगर में हैं, तो देखो नगर का 3 होगा। कौन कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। अभी हम लोग किस में है पता है? हम लोग एकदम छोटे वाले में हैं, नगर पंचायत वाले में है, क्योंकि हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो नगर, अब समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर लागू होता है सब। नगर पंचायत लागू होगा ऐसे क्षेत्र में जो शहर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब शहरीकरण जिसका हो रहा है। जैसे अपने क्षेत्र में अगर गढ़वारा में देखा जाए तो आपको हर चीज़ मिल सकती है।
तो ऐसा क्षेत्र जो शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है उसे हम नगर पंचायत में रखते हैं, जैसे हम लोगों का है। और नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका का मतलब सीधा समझो एक जिला। जैसे अपना प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला है तो प्रतापगढ़ जिले में नगर पालिका है ना। नगर पालिका या नगर परिषद दोनों वहीं सेम है, ठीक। तो एक जिले को हम नगर पालिका बोलते हैं। तो नगर निगम किसे बोलते हैं? नगर निगम हम बोलते हैं किसी मेट्रो सिटी को। मेट्रो सिटी का मतलब बड़ा शहर। अब बड़ा शहर का मतलब जैसे प्रयागराज बड़ा शहर है ना, चेन्नई बड़ा शहर, मुंबई बड़ा शहर, कोलकाता बड़ा शहर, दिल्ली बड़ा शहर। तो जो बड़ा शहर होता है उसमें नगर निगम को रखा जाता है। समझ गए कि नहीं? तो हम लोगों का किस में आता है? नगर पंचायत में। नगर पंचायत अध्यक्ष समझ गया ना। गांव वाला छूट गया फिलहाल हम लोगों का, लेकिन हम लिख दिए हैं। देखो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत होगा, नगर पंचायत नहीं, क्षेत्र पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हाँ? क्या कह रहे हो? दोनों टीम मजबूत है। कुछ नहीं, इंडिया जीतेगी। ज्यादा मजबूत ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया जीतेगी बस। जीत चाहे जीत सब इंडिया की बार आग हो गई, आग। पूरे असम में जितना प्लेयर रहा सब अभी जो सब नहीं होंगे, एक को बुढ़ापा ना है। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाना हाँ, सही साल के बात। अंदर आ गया। अरे मैं कल उस दिन देख रहा था ना, मतलब जब न्यूजीलैंड वालों का एक शतक लग गया तो मुझे लगा ये लगता है फिर से वही, फिर सेमीफाइनल वाला वही मामला होगा कि सेमीफाइनल में हार जाओ। लेकिन ये कहो कि समी खतरनाक बॉलिंग किए, धड़ाधड़ उड़ा दिए। चलो भाई। हाँ, तो आर्टिकल नंबर 36 में है राज्य की परिभाषा। 37 में है कि ये मूल जो नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में गारंटी नहीं दी गई है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। उसके बाद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद 40 ग्राम पंचायत। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता दिए कि ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान और वहाँ का जिला नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था, इसीलिए 2 अक्टूबर को ही लागू किया गया। नहीं तो किसी और दिन 1 अक्टूबर को लागू करते, अच्छा मतलब महीने का पहला दिन होता ना। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहले जरूरी नहीं था कि जहाँ जहाँ पर गांव है वहाँ पर ग्राम पंचायत ही हो। क्यों जरूरी नहीं था? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है कि भाई इसे लागू किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था कहीं पर लागू भी हो सकती थी और लागू नहीं भी हो सकती थी। इसीलिए इसमें संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसे संवैधानिकता का दर्जा देकर आर्टिकल 243 का में रखा गया, ठीक है। और उसे संवैधानिकता का दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त करने के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। 24 अप्रैल 1993। समझ गया ना। हमारे यहाँ किस स्तर की पंचायती व्यवस्था लागू है? 3 स्तर वाली। जैसे हम लोग क्योंकि अर्बन एरिया में आते हैं ना, तो यहाँ पर नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम। बाकी गांव वाला मैंने आपको बता दिया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। चलिए अब आगे आर्टिकल में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 41 देखो, इसमें बोला है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। सरकारी सहायता देखो, इसको इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसी भी दशाएं हो सकती हैं जिसमें आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। जैसे कोई विकलांग है मान लो, तो विकलांगों के लिए देखो वो गाड़ी दी गई ना, इलेक्ट्रिक वाली, बढ़िया मैनुअल गड्डी लेके बढ़िया अपना चलाते हैं खतरनाक तरीके से। तो विकलांगों को देखो सहायता दी गई है। वो जैसे कोई बहुत गरीब है तो उसको पैसा वैसा दे दिया जाता है।
या उसको आवास मुहैया करा दिया जाता है। देखते होंगे जैसे गांव बहुत एकदम में वास्तव में गरीब है, तो आदमी समझता है कि नहीं ये वास्तव में गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ मुहैया कराया जाता है। तो जैसे वृद्धावस्था हो गया, गरीबी हो गया, विकलांग हो गया, और जैसे मान लीजिए किसी का पति मर गया हो, विधवा पेंशन की व्यवस्था होती है। वृद्ध हो गए हैं तो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था होती है। कोई कन्या है तो कोई कन्या वाली लगा था, मिला वाला कि नहीं, पैसा वैसा मिला कि नहीं, कन्या वाला सब फॉर्म खूब भरे लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। और आयुष्मान कार्ड बनवाया गया था, कौन सा कार्ड था? ई श्रम कार्ड आया था सर, मेरा 1000 आया था। हम लोगों के यहाँ आया ही नहीं भाई, हम सब अपने फोन में बना रहे हैं। फोन से तो हम लोग भी बनाए थे। अच्छा देख के देते हैं। तो समझ गया ना। 41 में बोला है कि कुछ ऐसी दशाएं हो सकती हैं, उन दशाओं में आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। जैसे कोई बूढ़ा हो गया है, वृद्धावस्था में भी आपको सरकारी सहायता दी जा सकती है। कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति को भी सरकारी सहायता दी जा सकती है। कोई विधवा है, विधवा को भी सरकारी सहायता दी जा सकती है। कोई बहुत छोटे मोटे बच्चे हैं जिनके घर में माता पिता नहीं है, अनाथ, उनको भी सरकारी सहायता दी जा सकती है। आगे समझ गए ना। तो 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता याद कैसे करेंगे? देखो 41 ये 4 है, ये 1 है, तो 4 में से 1 दे दिए मतलब कुछ दे दिए ना। 4 में से 1 देने का मतलब बहुत थोड़ा कुछ दे दिए। तो 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं? वृद्ध हो गया, कोई व्यक्ति विकलांग हो, विधवा हो, बच्चे हो या अनाथ हो, ऐसे लोगों को सरकारी सहायता दी जाएगी। ठीक है, दी जाएगी का मतलब दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि आपको सरकारी सहायता दी ही जाए। ठीक है, आगे देखो 42 प्रसूति सहायता। देखो ये क्या भाई, प्रसूति सहायता। अगर किसी महिला को बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और वो कहीं पर काम कर रही है, भाई कोई महिला प्रेग्नेंट है और कहीं पर काम करती है, तो वहाँ से उसे छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कहीं सरकारी नौकरी कोई महिला है, कोई मान लो टीचर है, वो टीच करती है, बच्चों को पढ़ाती है, सरकारी अध्यापिका है, और वो प्रेग्नेंट है। तो अब देखो जब मतलब बच्चा होने वाला होता है तो लोग फिर कहते हैं कि ज़्यादा चला वाला नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो जाएंगी पढ़ाने तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए बच्चा पैदा होने से 1 महीना पहले ही छुट्टी दे दी जाती है कि आप घर पर रहिए आराम से। ठीक है, और जो छुट्टी दी जाती है ना, उस छुट्टी का आपको पैसा भी दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली छुट्टी अगर आप लेते हैं तो उसका पैसा कट जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आपको छुट्टी दी जाएगी तो आपको पैसा भी दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? छुट्टी तो दी ही जाएगी, साथ साथ में पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद भी 1 महीना तक छुट्टी दीजिए। वैसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा की चलो चलते हैं पढ़ाने के लिए, भाई 1 महीना कम से कम रिकवर होने में लगता है, तो लगभग 2 महीने तक की छुट्टी दी जाएगी। और ये छुट्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, मतलब आपसे ये नहीं कि उसके बदले आपका वेतन काट लिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रसूति सहायता। तो जो बच्चा पैदा होता है उस स्थिति को कहते हैं प्रसूति। क्या कहते हैं? प्रसूति। तो बच्चा पैदा होने की स्थिति में महिलाओं को सहायता दी जाएगी। समझ गया कि नहीं? इसी को क्या बोला गया है? प्रसूति सहायता। समझ गया ना प्रसूति सहायता क्या होती है? लेकिन ये व्यवस्था केवल 2 बच्चों पर है। कि अगर आपके 2 बच्चा पैदा होता है तब आपको 2 बार ऐसी छुट्टी दी जाएगी। अब हर साल आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो भाई 12 महीना में तो मान लीजिए 1-2 महीना वैसे ही छुट्टी हो जाती है, 2 महीना आप इधर छुट्टी ले लिए, तो कुल मिला के 7-8 महीना आप पढ़ाएंगे, बाकी छुट्टी लेते रहेंगे बराबर। कहेंगे सरकारी सहायता ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, लेते रहो। तो ये व्यवस्था केवल 2 बच्चों पर है। कितने बच्चों पर? 2 बच्चों पर। तो इसको याद करेंगे कि देखो 4 नहीं बल्कि 2 बच्चा अगर पैदा होता है तो प्रसूति सहायता दी जाएगी। 4 नहीं 2 बच्चों पर। ठीक है, याद करने का ये ट्रिक है कि 4 नहीं, अब कहो कि 4 बच्चा पैदा कर लें तो 4 बार छुट्टी मिल जाए, 8 बच्चा कर लें 8 बार छुट्टी मिल जाए, ये गड़बड़ है ना। तो 4 नहीं बल्कि 2 बच्चा पैदा करने पर प्रसूति सहायता दी जाएगी, अन्यथा पे नहीं दी जाएगी। समझ गए कि नहीं प्रसूति सहायता क्या होती है? अगला चलें।
देखो 43 में देखो कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, ध्यान से देखिए, कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसको इतना पैसा देना चाहिए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। अगर कोई कामगार है, कामगार का मतलब मजदूर, अगर कोई मजदूर है वो किसी के यहाँ काम कर रहा है तो उसको कम से कम इतना पैसा दे देना चाहिए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। समझ रहे हैं ना? निर्वाह करने का मतलब कम से कम खाना पीना तो खा ही सके। अब 1 महीना काम करो, उसको 1000 रुपया दे दो, बताओ 1000 में क्या आता है? 170 रुपया किलो तो दालें हैं, सब्जी लेने जाओगे, आटा लेने जाओगे, खत्म हो जाएगा पैसा। बताओ 1 महीना कैसे आदमी सर्वाइव कर पाएगा? तो इसमें बोला गया है कि कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, कामगारों को कम से कम इतना पैसा दिया जाए कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। समझे कि नहीं? 43 में क्या बोला गया है? मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी देनी चाहिए कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। एक बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी को उधार देते हैं और आपको बहुत ज़रूरत पड़ी, जिसे गांव में कहते बहुत गाढ़े ना, आप बहुत गाढ़े में पड़ गए और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपने पैसा किसी को दिया था और आप मांगने गए कि मेरा पैसा दे दो, कहेगा ऐसा है हमारे पास अभी है नहीं, बाद में दे देंगे। अब बताओ भला, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, ऐसे पैसे का क्या मतलब है? तो ऐसे ही मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी दो कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, और मजदूरी टाइम से दे देना चाहिए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है कि नहीं? मान लो आपके आस पड़ोस में कोई घटना घटित होती है कि एक व्यक्ति उसके भाई को मार दे, मतलब कोई आदमी है उसके भाई को मार दे, और ये मामला चला जाए फिर कोर्ट में चला जाता है और 20 साल बाद ये फैसला हो जाता है कि हाँ भाई ये मारे थे, इनको भी सजा दी जाए। अब बताओ 20 साल तक तो अपना लाइफ एंजॉय कर लिए होंगे, 20 साल बाद उनको फैसला मिल रहा है, तो देर से मिला फैसला भी अन्याय के बराबर होता है। और हमारे यहाँ क्या बोले, कोर्ट के खिलाफ बोलना भी गड़बड़ रहता है ना, लेकिन कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये बात ये है कि हमारे न्यायपालिका में इतने कम न्यायाधीशों को रखा गया है कि मुद्दा बनता रहे। रख दो कम से कम 400-500 न्यायाधीश को, देखो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा कि नहीं? लेकिन 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम, एक देश को चलाने के लिए 34 न्यायाधीश। अब बताओ 34 न्यायाधीश और मामले कितने हैं, कैसे होगा? इसीलिए देखो कोई भी मामला कोर्ट में गया तो गया, फिर 2-4-10 साल तक के लिए अटका रहेगा। समझ गए कि नहीं? तो देरी वाला मामला भी बड़ा दिक्कत वाला होता है। देखो इधर 43 में क्या बोला गया है? कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है? मजदूर को उतना वेतन दिया जाए जिसकी उसकी आवश्यकता पूरी हो। कम से कम उसकी आवश्यकता पूर्ति हो सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। अगला देखो, इसमें कई आर्टिकल है 43 का। इसमें उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अब ये क्या है भाई? इसको जोड़ा गया, इसको लिख लो, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था। का दिख जाए तो समझ लेना बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया था कि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे इतना ज़्यादा प्रावधान जोड़ा गया कि इसे कहा जाता है लघु संविधान। इस संविधान संशोधन को ही छोटा वाला संविधान कहा जाता है। अब ये क्या है समझो। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ के जो वर्कर हैं हमें उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ट्यूशन ना, तो अब कोचिंग का टाइमिंग चेंज करना हो
और सर हमको बताया भी ना कि कोचिंग का टाइमिंग चेंज किया जा रहा है, और अपने मन से रख लें, अपने मन से रख लें तो भाई हम तो पढ़ाएंगे नहीं, कहेंगे आपने हमसे पूछा ही नहीं। हमारे पास भी तो टाइम होना चाहिए कि आपने अपने हिसाब से रख लिया। तो जब भी कोई प्रबंधन करना है किसी काम में, किसी भी उद्योग में कोई प्रबंधन करना, कोई मैनेजमेंट करना, कुछ भी फेरबदल करना है, कोई भी काम करना है, तो उस काम को करने से पहले हमें वहाँ के जो कामगार होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेनी चाहिए कि बताओ कि अगर इतने बजे से करें तो काम कर पाओगे कि नहीं। तो बताएंगे नहीं भाई इतने बजे सब काम नहीं कर पाएंगे। तो उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? कामगारों की भागीदारी, चाहे कोई भी उद्योग प्रबंधन, समझ गए कि नहीं। तो उद्योग प्रबंधन में हमें कामगारों की भागीदारी लेनी है, उनसे पूछना है बताओ कि आप लोग टाइम से आ सकते हैं कि नहीं। भाई हम अपने हिसाब से कोचिंग करते हैं, मान लो अब अपने हिसाब से कर लें, कोचिंग रात 8 बजे से होगी, अब कौन पढ़ने आएगा? कोई नहीं पढ़ने आएगा। सब कहेंगे सर हमसे भी तो पूछना चाहिए एक बार कि कम से कम टाइमिंग क्या रखा जाए, सलाह ली जाती है कि नहीं। जैसे अगर कोचिंग चेंज करना रहता है टाइमिंग, तो एक दिन पहले बताया जाता है देखो इतने बजे से कर दें, क्या ठीक रहेगा? तो सब लोग कहते हैं हाँ सर ठीक रहेगा, और नहीं ठीक रहता है तो कह देते हैं नहीं सर नहीं ठीक रहेगा, कोई आ नहीं पाएगा। तो ये है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। मतलब अगर कोई काम है, कोई बिजनेस है, अगर उसमें कुछ फेरबदल करना है तो वहाँ पर जो वर्कर हैं हमें उनसे भी पूछना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना विद्यालय में, तो अगर स्कूल का टाइमिंग चेंज करना रहता है ना, तो प्रिंसिपल साहब हम लोगों से भी पूछते हैं बताइए टाइमिंग ऐसा कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक रहेगा, और गड़बड़ रहेगा भाई मान नहीं पाएंगे, ऐसा है वैसा, दुनिया भर का बताते हैं, समझ गए कि नहीं। और वैसे भी अगर एक राय से काम किया जाए, मतलब अपने आप काम किया जाए तो गड़बड़ हो सकता है, और कई लोगों की सलाह से काम किया जाए तो काम सही होगा, समझ गए ना। इसीलिए हमारे यहाँ मंत्री परिषद व्यवस्था है, राजा लोग मंत्री रखते थे क्योंकि सलाह लेकर काम करते थे, सलाह लेकर जरूर काम करना चाहिए, समझ गया ना। तो 43 खा में क्या, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखो, इसमें 43 खा भी है, इसे कहते हैं सहकारिता, सहकारी समिति, सहकारी समिति। इसे भी तो जोड़ा गया होगा, इसे जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011। ये क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब ये है कि जब सरकार और आम व्यक्ति मिल करके कोई काम साथ में करते हैं तो वो सहकारिता में जाता है, ठीक है। कुछ प्राइवेट हो कुछ सरकारी हो, मिल के काम होगा तो वो सहकारिता समिति के तहत जाएगा। तो 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विकलांग, वृद्ध, विधवा, बच्चे, अनाथ, इन सब की स्थिति में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जा सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, जरूरी नहीं कि दिया ही जाएगा। 42 में बोला गया प्रसूति सहायता दी जाएगी, लेकिन ये प्रसूति सहायता कितने बच्चों पर? दो, केवल 2 बच्चों पर। तो याद करने का तरीका होगा 4 नहीं, 2 बच्चा पैदा करोगे तभी प्रसूति सहायता मिलेगी, नहीं जौगे भर के बच्चा पैदा कर लो, हम 2 हमारे 72। 43 में है कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 खा में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, और 43 खा में है सहकारिता समिति, ठीक है। और इसे जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। समझ गए कि नहीं? नोट कर लीजिए। अगला देखिए, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? इसमें है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ठीक है। समान सिविल संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समान सिविल संहिता क्या होता है समझिए, जब कोई नियम या कानून एक जैसा, मतलब सबके लिए एक जैसा हो। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है समान। जैसे विद्यालय में यूनिफॉर्म लगाया जाता है ना, क्यों? समान दिखे, सब लोग एक समान दिखे।
जैसे मान लो अगर नहीं लगाया जाता तो क्या होता पता है, जो लोग बहुत अमीर होते वो एकदम बढ़िया बढ़िया पहन के आते, और जो लोग गरीब होते गंदा गंदा पुराना पुराना पहन के आते। तो इससे लोगों के बीच में हीन भावना होने लगती। लेकिन जब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो सब लोग, चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो, सब लोग एक समान लगते हैं। समझ गया कि नहीं? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान। तो हमारे देश में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग अलग नियम कानून होता है। जैसे जब हिंदुओं में तलाक दिया जाता है तो ये डाइवर्स के माध्यम से, कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर मुसलमानों में तलाक देना है तो उसमें वो क्या कहते हैं, तलाक 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 गया खत्म। समझ गए ना? हालांकि ये वाली व्यवस्था हटा दी गई है। मैंने बताया था ना तलाक 3 तरीके का होता है, तलाक के तलाक हसन, तलाक आसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब जिसमें सीधा बोलो तलाक तलाक तलाक, ये वाला मामला खत्म हो गया। तो देखो तलाक लेने का अलग अलग तरीका हुआ कि नहीं? शादी विवाह करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हिंदू में अलग तरीके से होता है, मुसलमानों में अलग तरीके से होता है, क्रिश्चियन वालों में अलग तरीके से होता है, सबका अलग अलग तरीके से होता है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उस राज्य में शादी करने वाला मामला, तलाक देने वाला मामला, वसीयत वाला मामला, गोद लेने वाला मामला, सारा का सारा मामला एक जैसा हो जाएगा। यहाँ पर जाति पात से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, और इसे लागू करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? अगर इसे लागू कर दिया जाएगा ना तो ये जो जात पात वाला मामला होता है ना, ये समाप्त हो जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि नहीं? जात पात से बड़ी घृणा वाली बात होती है। जैसे कोई ऊंचे जात का है तो कहेगा कि हम तो बड़े ऊंचे हैं। कौन सा काम किए हो तुम बहुत ऊंचे हो? कोई काम करो, काम करके दिखाओ कि हमने ये किया है। जात में आप किसी के पैदा हो गए, इस बात पर गर्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ये तो भगवान की देन, आप पैदा हो गए, तो इसमें क्या कर? जो मान लो आप जा रहे हो अचानक से आपको सोना मिल गया, तो ये तो गिरा हुआ मिल गया, इसमें कौन सी गर्व करने वाली बात है? अगर आप सोना कमा के सोना खरीदते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने कमा के खरीदा है, तब उस पर आप गर्व करते हैं। और जो अचानक से आपको मिली उस पर गर्व नहीं करना। तो समान सिविल संहिता लागू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब समान सिविल संहिता लागू कर दिया जाएगा तो ये जो देश में धर्म की राजनीति होती है, जात पात की राजनीति होती है ना, ये समाप्त हो जाएगी। अभी भी आप देखते होंगे, भले ही बोला गया सब लोग समान हैं, लेकिन हमको अभी बहुत जगह असमानता दिखती है। जैसे कहीं कहीं निमंत्रण में जाते हैं ना, तो कुछ लोगों के लिए कुर्सी लगाई गई है, कुछ लोगों को ज़मीन पे बैठा के खिलाया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए आके यहाँ खुदा ही बना, भैया पंडित जी आ गए हैं, इनका पूरी मिरोड़ दो, माठा डाई दो, ये कर दो, एकदम अलग व्यवस्था है भाई। वो लोग कहेंगे नहीं, सबको समान करना चाहिए कि नहीं? तो समान सिविल संहिता लागू करना बहुत जरूरी है। ये जात पात को बहुत बढ़ावा देता है, इसलिए समान सिविल संहिता लागू कर देंगे, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो समान सिविल संहिता जब इसे लागू कर दिया जाएगा तो किन किन चीज़ों में सुधार आएगा? जैसे शादी विवाह एक ही है, तलाक, वसीयत, गोद लेना और जाति पात वाला मामला, ये सब मामला समाप्त हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? मतलब ये एक तरीके का हो जाएगा, कोई जात पात से कोई मतलब नहीं रखेगा, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कोई मतलब नहीं रहेगा। तो समान सिविल संहिता लागू करना बहुत जरूरी है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य लागू करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो ये भी जान गए होंगे उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव जारी किया गया है कि उत्तराखंड में भी समान सिविल संहिता लागू की जाए। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो अगला राज्य आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि गोवा में सिविल संहिता लागू हुई। लेकिन पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इसके बाद उत्तराखंड बनेगा। तो समान सिविल संहिता याद करना बड़ा आसान है। देखो 4 4 बताओ दोनों समान है कि नहीं? तो समान से याद कर लेना, समान सिविल संहिता। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, 4 4 समान है तो हो गया समान सिविल संहिता। क्या होगा?
समझ गए ना। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। एक आर्टिकल और बता देते हैं, इसके बाद मामला खत्म। आर्टिकल 45, और इसको आपने पढ़ लिया हुआ है। आर्टिकल 45 में क्या है, ध्यान से देखो, इसमें है शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये यहाँ पर मूल अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निशुल्क सहायता देगी, लेकिन नहीं देती थी तो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसमें संशोधन किया गया और इसको संशोधन करके बना दिया गया मूल अधिकार। और 45 से सीधा रख दिया गया कहाँ पर, 21 के का में। यहाँ पर था तो ये पावरफुल नहीं था, लेकिन जैसे 21 का में गया एकदम फूल गया, कहा भाव। तो 21 का में क्या बन गया है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और यहाँ पर क्या था, DPSP। इसके लिए कोई संविधान संशोधन हुआ था ना, बताओ। 21 का में शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। तो इसको आप तो पढ़ेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर था तब निःशुल्क दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, लेकिन अब कंपलसरी है। आप देखते होंगे कोई भी सरकारी विद्यालय है, सब में फ्री में पढ़ाया जाता है कि नहीं, सब में फ्री में पढ़ाया जाता है। फ्री में पढ़ाओ, खिचड़ी खाओ। अब तो खिचड़ी नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरा मध्याह्न भोजन अवकाश बना होता है। तो 45 में क्या है, शिक्षा का मूल अधिकार, ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी बातें होंगी नेक्स्ट डे।